नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन के ब्लॉग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के यूपीपी और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आपके सामने ये दो बड़ी वैकेंसियां हैं और निश्चित रूप से ये वैकेंसियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं और उन्हीं को ध्यान में रख करके ये सेशन ला रहा हूं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है। चलिए पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है? बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर पुष्यमित्र शुंग ने? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भरहूत का स्तूप, ठीक है किसका, अगर आपसे पूछ ले भरहूत का स्तूप, तो भरहूत का स्तूप ये बनवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक है भाई बात। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अशोक। अशोक ध्यान रखिएगा अपने राजा बनने के 8वें वर्ष, ठीक है कब? तो राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या करेगा? अशोक कलिंग पर युद्ध करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कलिंग युद्ध करेगा, कलिंग पर आक्रमण करेगा राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। और ध्यान रखिएगा अशोक के समय में क्या होगी? तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, कौन सी संगीति होगी? तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति होगी। कहाँ पर होगी? तो पाटलिपुत्र में होगी। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत होगी पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखना मोगलीपुत्र तिस्य करेंगे। कौन करेंगे? तो मोगलीपुत्र तिस्य जो है, मोगलीपुत्र तिस्य जो है इस तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करेंगे, जो कि कहाँ पर होगी? जो है पाटलिपुत्र में होगी। और किसके समय में होगी? अशोक के समय में होगी। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। बैरम खान ने अकबर के संरक्षण के रूप में कार्य किया था, तो का क्या समय है बताइएगा? अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खान ने कार्य किया था। कब किया था? 1540 से 45, 1556 से 62, 1556 से 60 या फिर 1560 से 1562। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। ठीक है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इससे दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1556 से लेकर के 1560, ठीक है, ये समय है जब बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। अकबर के समय की कुछ घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। 1556 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1556 में क्या होगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, अकबर के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध होगा 1556 में। किसके किसके बीच होगा? तो देखो एक तरफ तो अकबर है और दूसरी तरफ हेमू है। इन दोनों के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा जिसमें अकबर जीत जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 1562 में देखिए अकबर क्या करते हैं? दास प्रथा को समाप्त करेंगे। 1562 में दास प्रथा को समाप्त करेंगे। 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेंगे। तीर्थ यात्रा कर को, अकबर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेंगे। 64 में क्या करेंगे? जजिया कर को समाप्त करेंगे। अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त करेंगे। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर। इसके अलावा 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाते हैं। अकबर क्या करेंगे? तो इबादत खाने का निर्माण करवाते हैं अकबर 1575 में। 1578 में क्या करेंगे? 1578 में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल देंगे। 1579 में अकबर
मजहर की घोषणा करते हैं। ठीक है, किसकी घोषणा करेंगे? मजहर। मजहर क्या होता था भाई? तो मजहर धार्मिक घोषणा पत्र होता था। 1579 में अकबर मजहर की घोषणा करेंगे। और क्या करते हैं? तो 1582 में, ध्यान रखिएगा, 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाएंगे। ठीक है, कौन सा? तो दीन ए इलाही धर्म चलाएंगे। दीन ए इलाही धर्म अकबर चलवाते हैं। कब? 1582 में। 1583 में ध्यान रखिएगा अकबर क्या करेंगे? तो 1583 में अकबर जो है ये इलाही संवत चलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो इलाही संवत चलवाते हैं 1583 में। तो ये अकबर के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो 4 मैसूर युद्ध हुए हैं। पहले वाले की अगर हम लोग बात करेंगे, पहला वाले का जो समय है वो है 1767 से लेकर के 69 का। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा का जो समय है वो है 1780 से 84, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा जो है ये 1790 से लेकर के 92 के दौरान तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। चौथे की बात करेंगे तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ये 1799 में हुआ है। तो ये चारों आंग्ल मैसूर युद्धों की डेट आप याद रखिएगा। पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अब पूछ कौन सा रहा आपसे? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है, मतलब कि 1780 से 84 वाला। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 84 वाला, ये मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब देखो कर्नाटक युद्ध भी 3 हुए हैं। पहले कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1746 से 48 के बीच में। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1749 से 54 के बीच में। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है 1756 से 63 के बीच में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। आपसे कौन सा पूछ रहा है? पहला वाला पूछ रहा है। पहले की डेट क्या है? 1746 से 48। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो इनका जो जन्म दिवस है वो है 31 अक्टूबर को। ठीक है, और 31 अक्टूबर को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को और इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के एकीकरण में बड़ा कार्य किया है, तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल की बात करें तो इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सरदार पटेल को। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा सरदार पटेल की अगर हम लोग बात करें तो इनका गुजरात में स्टैचू बनाया गया है, इनकी मूर्ति बनाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ क्या कहा गया है? जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है, एकता की मूर्ति कहा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार हैं राम सुतार। ध्यान रखिएगा कौन है? तो राम सुतार हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, बिस्मार्क। सरदार पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है, इनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न की तरफ। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? चलिए जल्दी से बताना, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, लाल मिट्टी में, कहाँ पर मिलेंगे शंकुधारी वृक्ष? देखो शंकुधारी वृक्ष या फिर आप कह सकते हो कोणधारी वृक्ष। ठीक है, क्या कह सकते हो? शंकुधारी वृक्ष या फिर आप इन्हें कह सकते हो कोणधारी वृक्ष। ये जो वृक्ष हैं ये आपको लगभग इस तरीके से तिकोने वाले दिखेंगे, है ना। ये इस तरीके से जो है तिकोने वाले जो वृक्ष होते हैं ये आपको शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष होते हैं जो शंकुधारी वनों में मिलते हैं। और ये कहाँ पर किस मिट्टी में मिलेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय मिट्टी में मिलते हैं। और पर्वतीय वनों के या फिर शंकुधारी वनों के, कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्षों की बात करें तो चीड़ है, देवदार है, रोजवुड है, आबनूस है, ये सब पर्वतीय वनों के वृक्ष हैं। ध्यान रखिएगा जो कि पर्वतीय मिट्टी में मिलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
7वें प्रश्न की बात करेंगे, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? हिमालय को, विंध्य पर्वत को, अरावली को, या फिर पश्चिमी घाट को? ध्यान रखिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत को, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं? तो देखो ये है भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, और भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, पश्चिमी घाट पर 16 घास के मैदान मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से घास के मैदान? तो पश्चिमी घाट पर 16 घास के मैदान मिलते हैं। और ध्यान रखना, पश्चिमी घाट में ही केरल में क्या है? तो केरल में शांत घाटी है। केरल में शांत घाटी है, जो कि अपने किसके लिए? जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। केरल में शांत घाटी है पश्चिमी घाट पर, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान मिलते हैं। और पश्चिमी घाट में, या फिर कहें केरल में जो लैगून झील हैं, केरल में जो लैगून का मतलब क्या होता है? खारे पानी की झील। तो केरल में जो लैगून झील हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कयाल कहा जाता है। ध्यान रखना, केरल में पश्चिमी घाट पर जो लैगून झीलें हैं उन लैगून झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? चलिए जल्दी से बताइएगा, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? इंपीरियल बैंक की बात करें तो देखो, एक था बैंक ऑफ आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा? एक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक आपका है बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, कौन सा है? बैंक ऑफ कोलकाता। और एक है आपका कौन सा? बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों को क्या किया गया? मर्ज किया गया। इन 3 बैंकों को मर्ज किया गया कब? 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और फिर जाकर के स्थापना हुई किसकी? इंपीरियल बैंक की। ध्यान रखिएगा, 3 बैंकों का विलय करके, 3 बैंकों का मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई है। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंपीरियल बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1955 में। 1955 में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये इंपीरियल बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, एसबीआई जिसे हम कहते हैं, तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको एसबीआई नाम दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न का। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और ध्यान रखना, जो संयुक्त अधिवेशन है ये कभी संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जाता है। ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये कभी धन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है। किस विधेयक? साधारण विधेयक के संदर्भ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज के लिए एक समिति का गठन किया गया? बताइएगा, तो 1977 में कौन सी समिति आई है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में? श्री राम सेन मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता या फिर अशोक मेहता? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का? ऑप्शन डी। 1977 में अशोक मेहता समिति आती है और इस समिति ने क्या किया है? तो द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किस समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। किस वर्ष आई है? 1977 में आई है ये अशोक मेहता समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। ठीक है भाई बात। अगर हम लोग बात करें पंचायतों का किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 9 में उल्लेख है पंचायतों का। अगर पूछ ले किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची क्या हो जाएगी? 11 में। अनुसूची 11 में पंचायतों का उल्लेख है। और अनुसूची 11 के तहत कितने विषय प्रदान किए गए हैं पंचायतों को? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं पंचायतों को। कितने विषय? 29।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूजन के साथ गुलाबी हो जाता है? जब हमारी आंखों में धूल जाती है तो आंखों का कौन सा हिस्सा सूजन के साथ गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है? आपको पता है आपकी आंखों में जब धूल उल जाती है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो फिर आपकी आंखों में जलन होती है, जो है गड़ती है आपकी आंखें, और उनके साथ क्या हो जाता है, आंखों में जो है रंग लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो कौन सा होगा बताइएगा? कार्निया होगा, रक्तक पटल होगा, दृढ़ पटल होगा, या फिर नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा? 11वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? भारत में परमाणु ऊर्जा, देखो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक संभावना देश में किसके भंडार पर निर्भर करती है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर रेडियम? 12वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, सेशन को अभी तक जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार हैं चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करे। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। राजनीतिक पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी है? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस? 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी। ठीक है, किसकी है? तो अरविंद केजरीवाल की है, झाड़ू वाली। ठीक है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है झाड़ू, ध्यान रखिएगा, प्रतीक चिन्ह है झाड़ू। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको क्या किया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा अभी हाल ही में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? कमेंट करके आप लोगों को बताना है। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? ट्रांसजेंडर समुदाय की बात हो रही है। तो किस राज्य सरकार ने ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे। 14वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से इसको क्या करते हैं? तो इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि बाघों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुपोषण की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या करते हैं? तो भारत का, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का इथोपिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों? कुपोषण की समस्या से परेशान होने के कारण। तो यह ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? देखो यूपीपी की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली अगर हम लोग यूपीपी की बात करें, तो यूपीपी में आपके करंट अफेयर आने वाले हैं पिछले 1 साल के। ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम पिछले 1 साल के आपको करंट अफेयर तैयार करने हैं यूपीपी के एग्जाम के लिए। फरवरी में जो ऐसा कि बताया गया है आपकी परीक्षा संभावित है। ठीक है, फरवरी में ऐसा संभावित है, बताया गया है कि भाई फरवरी में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो आपको 1 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ना है यूपीपी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट जो बन गया है, ये बन गया है सीरिया। और सीरिया के आतंकवादी संगठन की बात करेंगे तो आतंकवादी संगठन का नाम है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? जूस मिशन, ध्यान रखना, ये जूस मिशन जो है ये किससे संबंधित है? तो बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर जक्सा के द्वारा? 16वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के
के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। आईसीसी पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, आईसीसी पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली, ये देखो पहली महिला है, और पहली है तो आपके लिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कौन है? जैकलीन विलियम्स है, क्लेयर पोलोसॉक है, किम कॉटन है, या फिर रेड फर्न है। तो 17वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, किम कॉटन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? किम कॉटन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि किस राज्य से संबंधित है? माहुरी बताइएगा, माहुरी एक पारंपरिक जो है संगीत वाद्य यंत्र है, किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहां से? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? बताइएगा, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसको जीता है भारत ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक भाई बात, चलो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम लोग संसद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जातीय, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जातीय सरकार, ठीक है, जातीय संसद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जातीय संसद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जातीय संसद जो है ये कहाँ की? तो जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश जो है ये 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सी राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। फिर से सुन लीजिएगा, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ। क्या करता है? तो सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें 100वां संशोधन जो है, तो 100वां संशोधन बांग्लादेश के संदर्भ में ही है। 3 बीघा कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर 100वां संशोधन, ये किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। और बोंगो सागर, कौन सा? तो बोंगो सागर। और ध्यान रखना, और कौन सा? और संप्रीति अभ्यास, बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास जो है, ये बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास जो है ये किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य चिली बना है, तो कौन सा सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्थापना हुई है 2015 में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है अपना प्यारा भारत। ठीक है, कौन है? तो अपना प्यारा भारत इसका अध्यक्ष है। अगर सह अध्यक्ष की बात करें, सह अध्यक्ष की बात करें तो सह अध्यक्ष कौन है? तो ये है फ्रांस। और अभी हाल ही में इसमें कौन? तो चिली शामिल हुआ है। कौन सा देश बना है? तो 95वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा? तो हरियाणा में पड़ेगा गुरुग्राम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 की बात करेंगे। तेलंगाना, केरल, कोलकाता या फिर पंजाब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल ने। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है केरल ने। चलिए 23वें प्रश्न की बात करेंगे। प्रोजेक्ट कुश लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुश को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, योजना आयोग, इसरो या फिर DRDO। करेक्ट आंसर क्या होगा? 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, DRDO। स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई है कहाँ पर, कब? तो 1958 में। और DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट कुश को लॉन्च किया गया है। 24वें प्रश्न की बात करेंगे। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है?
पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, किसके द्वारा? तो कर्नाटक के द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। 25वें प्रश्न की बात करेंगे। 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन करेगा? 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26वें प्रश्न की बात करेंगे। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से तो इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई। स्थापना कब हुई है आरबीआई की? 1935 में स्थापना हुई है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? नेशनलाइज्ड कब हुआ है आरबीआई? 1949 में हुआ है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। स्थापना 1935 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड किया गया है 1949 को, और अभी आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ ठीक है, चलिए अब बताइएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक, देखो 36वां अगर खेल पूछा जाए तो जो 36वां खेल हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। और 37वां राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये गोवा में। तो 36वां और 37वां आप दोनों याद रखना, पता नहीं कौन सा आपसे पूछ ले। तो 36वां पूछे तो गुजरात और 37वां पूछे तो गोवा। तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है जो गोवा में हुआ है उसके आधिकारिक प्रयोजक कौन है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका पेटीएम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक प्रायोजक जो है वो कौन है? तो वो पेटीएम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुए? अब देखो ये पहले हैं, ठीक है, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जो 2023 में आयोजित हो रहा है। किस देश में? स्पेन, इटली, ब्रिटेन या फिर कनाडा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन में। आगे बढ़ेंगे। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्विचोट पुस्तक है तो ये पुस्तक किसकी है? अमित चौधरी की, सलमान रुश्दी की, सुकुमार सेन की या फिर अरुंधति राय की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बताइएगा क्विचोट पुस्तक किसकी है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन या फिर अरुंधति राय? ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी की पुस्तक है क्विचोट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1979, 1980, 1987 या फिर 1990? अब देखो महत्वपूर्ण क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये पहले गैर भारतीय हैं, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएंगे? तो ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अब्दुल गफ्फार खां की बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार खां पहले गैर भारतीय हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और क्योंकि पहले हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1987 में। ठीक है, 1987 में अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले गैर भारतीय हैं। इन्हें हम लोग बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? तो बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? और सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान के नाम से इनको जाना जाता है। पहले गैर भारतीय व्यक्ति हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। अगर आपसे पूछ ले 1980 में, तो 1980 में दिया गया है किसको? मदर टेरेसा को दिया गया। ध्यान रखना, मदर टेरेसा को 1980 में क्या किया गया है? भारत रत्न दिया गया है। 1990 में अगर भारत रत्न पूछे तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, किसको? तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, अगर 91 पूछ ले तो 1991 में किसको? तो सरदार पटेल को दिया गया। 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया है। और ध्यान रखना 1979 में मदर टेरेसा जो है, 1979 में मदर टेरेसा को क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो वो सभी लोग क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।